यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र को। कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। आज का हमारा टारगेट है 2012 का जो लेवल 1 है रीड का, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बोल सकते हैं दिमाग घुमाने वाले, कई सारा कन्फ्यूजन इस टाइप के क्वेश्चन को करने में होता है। लेवल अच्छा खासा है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बट जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में वो सब समझने वाले हैं। जस्ट लाइक ये नहीं है कि ये सिद्धांत किसने दिया था या फिर ये थ्योरी किससे कनेक्टेड है, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। लेंदी है, बट अगर एक बार आपको सीडीपी की लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो आप बहुत ईजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और बात की जाए कोर्सेज की तो यस, सीडीपी का कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और यदि आपको प्रैक्टिस बुक अपने घर पर मंगवानी है तो बुक भी अवेलेबल है, आप उसे बाय पोस्ट अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले ही क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये पूछा गया है कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर अगर मैं माल न्यूट्रिशन की बात करूँ तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ठीक है, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। क्या कुपोषण का मस्तिष्क की कोशिकाओं से, ब्रेन सेल से कोई कनेक्शन है क्या। दूसरा ये बोल रहा है ये बालकों की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करेगा। तीसरा बोल रहा है कि बालक निराश और आशंकित यहाँ पर रह सकते हैं और ये हाइट को प्रभावित करेगा। अब हमें जो चीज़ें पता है ना कुपोषण के बारे में, वो ये पता है कि बच्चा फिजिकली तो यहाँ पर अफेक्ट होता ही है, कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग एबिलिटी, सीखने की क्षमताओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। बट डायरेक्टली आप इसको ब्रेन सेल से कनेक्ट नहीं बोल सकते, है ना। दैट्स वाई जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि देखो हाइट तो डेफिनेटली अफेक्ट होगी, कहीं ना कहीं कुपोषण हाइट को प्रभावित करेगा। ठीक है, बालक निराश और आशंकित भी रहेगा, है ना, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी, सीखने की योग्यताओं को भी प्रभावित करेगा। तो 3 चीज़ें तो फैक्ट है कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो फिर क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर 1 बच रहा है, वो आपका आंसर यहाँ पर हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ना ऑप्शन कटिंग मेथड लगानी होती है, मतलब जितने ज़्यादा पॉसिबल हो आप ऑप्शंस कट कर लीजिए, फिर जो बच रहे हैं आप उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, वय संधि काल में कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ड्यूरिंग पुबर्टी। अगर मैं पुबर्टी या वय संधि काल की बात करूं तो उसमें क्या उस बच्चे में देखने को नहीं मिलेगा। प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध होना, है ना, ओके। अशांति यहाँ पर रेस्टलेसनेस देखी जा सकती है। आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही हो जाना, मतलब इस समय बच्चा चाहेगा कि उसे एक इंडिपेंडेंस मिले, स्वतंत्रता मिले अपने कार्यों को करने की। और प्रिफर साइडेंटरी प्ले टू द एक्टिव प्ले, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेलने वाले खेल जो है वो पसंद करना। तो देखो एक्सटर्नल अभिव्यक्ति या हम लोग बात करें कि उसको जो भी बाहर की चीज़ें चाहिए, है ना, उसके विचारों की अभिव्यक्ति है ना, तो उसमें वो चाहेगा कि अगर वो चीज़ें कोई भी चीज़ गलत हो रही है तो डेफिनेटली वो इस समय चाहेगा कि उसका विरोध हो, है ना। वो किसी भी चीज़ को, मानी हुई चीज़ को नहीं मानेगा जब तक कि वो खुद से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। जस्ट लाइक कुछ नियम कानून है, अगर वो बच्चे को नहीं जम रहे तो वो डेफिनेटली उसका विरोध करेगा। जस्ट लाइक कोहेलबर्ग की थ्योरी में अपना जो 3rd लेवल 5th स्टेज होती है उसमें हम लोग यही देखते हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है तो बच्चा उसके अगेंस्ट जाता है। ठीक है, तो प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध होगा, बिल्कुल सही है, मतलब ये वाले बच्चों में व्यवहार देखे जा सकते हैं एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। अशांति, मतलब मन अशांत इस समय पर रहता है। आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही होगा, वो चाहेगा कि वो अपने डिसीजन खुद से ले, कोई भी उसको प्रेशराइज नहीं करे। लेकिन खेल का इससे कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है कि सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहने वाले गेम उसको पसंद आएंगे, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। दैट मीन्स कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो आप समझ लो कि अभी बिल्कुल बेसिक लेवल चल रहा है, अब धीरे धीरे आएगा एडवांस लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, जिसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है। मिडिल स्कूल के आप इसे समझ सकते हैं कि 11-12 साल के बच्चे, है ना, इनसे कौन सी चीज़ यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रही है।
सबसे पहले देखो यहाँ पर बोला गया है कि सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूहों के आदर्शों से प्रभावित होता है, यानी कि द सोशल बिहेवियर इज इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर ग्रुप नॉर्म्स। मतलब एक बच्चा जो है उसका व्यवहार डिपेंड करेगा उसके साथी समूहों का व्यवहार कैसा है, उसके आसपास के लोगों का व्यवहार कैसा है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज है तो ये आपका जो बच्चा है जो स्कूल जा रहा है वो भी ट्राई करेगा कि वो भी सोशलाइज हो, वो भी लोगों से बातचीत करे, उसकी भी फैन फॉलोइंग हो। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट सुनना, अपन को नेगेटिव ढूंढना है। ठीक है, मोस्ट चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो रैपिडली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। नहीं, हमने तो ये चीज पढ़ी है कि ग्रोथ जो है इस समय फास्ट होती है ना, तो तीव्र गति से वृद्धि तो यहाँ पर होती है, तो यही स्टेटमेंट अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस भी देखें, बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविकता का महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि इस समय सेल्फ इफिकेसी देखी जा सकती है, दैट मीन्स कि इंडिपेंडेंस आप उसको कह दो, स्वतंत्रता आप यहाँ पर दे दो, स्वप्रभाविता मतलब वो खुद के लिए सर्वोपरि होगा, मतलब उसके लिए अगर जो चीज़ सही है वो सही ही होगी, वो सबके लिए सही होगी। उस समय उसको ये रियलाइज नहीं होगा कि क्या मेरा डिसीजन गलत हो सकता है, क्या मैं गलत सोच सकता हूँ क्या, नहीं, उसके मन में ऐसी भावना नहीं आएगी। उसको लगता है मैं सही हूँ, मतलब आसपास का ना सोचते हुए सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, ये आप कह सकते हो, है ना। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित, है ना, तीसरा और चौथा ऑप्शन सेम चीज बोल रहे हैं, है ना। इसमें भी सेल्फ एफिकेसी की बात करी गई है, यानी कि वही सेल्फ सेंटर्ड होने की बात कही गई है। तो ये दोनों ऑप्शन तो है अपने मिडिल स्कूल के लिए। ये भी मिडिल स्कूल के लिए कौन सा नहीं है कि तीव्र वृद्धि नहीं होगी, ये चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो ये सारे परिवर्तन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसका आंसर करिएगा। अधिगम और परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर ट्रू है, किसको लेकर, अधिगम, लर्निंग और मैच्योरिटी को लेकर कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। एक बार से चारों ऑप्शन पढ़िए देन आंसर करिएगा। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता, मतलब कि डेवलपमेंट डायरेक्टली कनेक्ट होता मैच्योरिटी से, तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। मतलब यहाँ पर जो रिलेशन बताया गया है डेवलपमेंट का मैच्योरिटी से बताया गया है कि अगर डेवलपमेंट मैच्योरिटी के हिसाब से होता कि बच्चा जैसे जैसे मैच्योर हो रहा है वैसे वैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो मनुष्य कहीं ना कहीं इस चीज़ में पिछड़ जाता, है ना। मतलब मनुष्य जो है निम्नतम सीमा तक ही रह जाता, मिनिमम ही रह जाता। दूसरा देखो, वंशक्रम संभाव्यता क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। सबसे ज्यादा समझने वाला पॉइंट है कि यहाँ पर क्या बोला गया, विद द लिमिटेशन ऑफ हेरिडिटी पोटेंशियल चिल्ड्रन कैन डेवलप्ड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। यस, कुछ हेरिडिटी दिक्कत हो सकती है या वंशानुक्रम की संभाव्यता है कि जैसे कि एक इंटेलिजेंस, माता पिता के बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, कम वाले इंटेलिजेंस के कम होंगे, तो उसकी लिमिट से आगे जाकर भी बच्चा सीख सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है। तो ये बात तो हम लोग बोल सकते हैं कि हेरिडिटी के केस में सही है। अभी हमको जो बताना है वो अधिगम परिपक्वता के बीच में बताना है, और ये पूरी की पूरी पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 2 वो हेरिडिटी से, दैट्स वाई आप इसको हटा दो। तीसरा देखो, विथ इंक्रीज्ड इफोर्ट चिल्ड्रन कैन लर्न इवन दे आर नॉट डेवलपमेंटली रेडी टू लर्न, है ना। अब इसने क्या बोला है कि बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि मान लो विकास की दृष्टि से तैयार नहीं है, बट अगर वो ट्राई करे तो वो डेफिनेटली सीख सकता है। बट क्या इसमें मैच्योरिटी, देखो यहाँ पर अगर हम लोग बोल रहे हैं कि बच्चा अभी 6 ईयर का है तो वो उसके अकॉर्डिंग मैच्योर होगा, लेकिन वो अभी ट्राई कर रहा है कि जो 8 साल का बच्चा जो सीख सकता है, या फिर थोड़ा और बड़ा ले लो, 9 से 10 साल का जो बच्चा सीख सकता है वो बच्चा इस एज में भी सीख सकता है। तो यहाँ पर अधिगम जो है परिपक्वता से आगे निकल गया है, राइट। तो ये वाली चीज भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। फोर्थ ऑप्शन देखिएगा, बालक के अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब उसकी जो इनर कैपेसिटीज है उसको बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए बिना समय गवाए, है ना। इसमें यही बोला गया है कि विदाउट कंसिडरेशन ऑफ टाइम, टाइम को ना देखते हुए। लेकिन हमारी साइकोलॉजी, हमारी पेडागोजी क्या कहती है कि बच्चे समय के साथ धीरे धीरे चीज़ों को यहाँ पर सीख जाते हैं। दैट मीन्स जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता जाता है वो
धीरे धीरे लर्निंग अधिगम यहाँ पर करने लगेगा। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 जो है इस पॉइंट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यस, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो सकती है, बट अगर आप एक एक ऑप्शन को समझेंगे तो मीनिंग भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। ठीक है, मतलब परिपक्वता, लर्निंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। तो बिल्कुल आपने बीएड के नोट्स में ये वाली लाइन देखी होगी हाईलाइट करके, है ना, जिसमें ये बोला गया था कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है ना, मतलब हर समय खुशी का जो एक अलग अलग रूप होता है। तो इसको कौन सा स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है या इस अधिनियम के अनुसार क्या होना चाहिए। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे खुशी का वर्ष होता है, वह संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष सबसे खुशी का वर्ष होगा। वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है, जीवन का प्रथम वर्ष खुशी एवं वह संधि काल सबसे दुखी काल होता है। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और ये आपने आपके नोट्स में भी देखा होगा, है ना। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती समय अच्छा होता है, लेकिन पुबर्टी जो होती है उसको एक अनहैप्पी पीरियड यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति बहुत कंफ्यूजन में, बच्चा जो है थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है, रेस्टलेसनेस आप उसके अंदर देख सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बालकों के अधिगम में विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। तो एक तो परिवार तो है ही सही, ठीक है, और कौन कौन सा है बालकों के लिए, समवयस्क समूह साथी हो सकता है। ठीक है, तो समवयस्क समूह हो गया, टेलीविजन है, टीचर है, कंप्यूटर है, खेल है और पर्यटन है। देखो परिवार सभी में इंपॉर्टेंट है, साथी समूह इंपॉर्टेंट हो गए, इसी में उसके गेम सारी चीजें हो जाएगी, और साथ में कौन हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए, मतलब हमें टीचर को किस स्टेटमेंट से सहमत यहाँ पर होना चाहिए। सबसे पहला बोला गया है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन अकर व्हेन लर्नर्स डू समथिंग टू एक्सपीरियंस एक्सटर्नल सेटिस्फाइंग रिजल्ट। आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगम करता बाह्य संतोष परिणाम का अनुभव करे। क्या इंटरनल मोटिवेशन एक्सटर्नल रिजल्ट से आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, तो पहला तो गलत हो गया। इंटरनल मोटिवेशन मतलब मेरे को पढ़ने के लिए अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, है ना, तो बाहरी चीजों से नहीं होगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन तब होता है जब अधिगम करता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। बिल्कुल, अब आपके अंदर एक लालच आ गया है कि मुझे टेस्ट में से 30 नंबर लाने, इसलिए आप पूरे वीक पढ़ाई कर रहे हो, तो दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। आपको ये नहीं है कि आपको टीचर बनना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपका क्या है, मुझे इस वीक बहुत अच्छा स्कोर करना है, कैसे भी करके 30 में से 30 लाने ताकि मेरे को गिफ्ट मिले। ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, तो टीचर ये वाली चीज बाह्य प्रेरणा तब हो गई, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। बाकी टीचर को किस चीज से सहमत होना चाहिए वो चीज पूछी गई, तो उसको आगे समझ लेते हैं। बाह्य पुरस्कार से स्थायी परिवर्तन होता है, तो देखो कभी भी एक्सटर्नल रिवॉर्ड स्थायी परिवर्तन नहीं दे सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको गिफ्ट मिलेगा अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो क्या इसकी वजह से आपका जो बिहेवियर है क्या वो परमानेंट हो जाएगा, क्या नहीं। इंटरनल मोटिवेशन का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्या बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा दे सकते हैं, क्या नहीं। बाह्य पुरस्कार केवल एक्सटर्नल मोटिवेशन दे सकते हैं, न कि इंटरनल, है ना। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही गलत है इसके अंदर, मतलब डेफिनेशन ही सबकी गलत दे रखी है। किसको छोड़कर, केवल ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर। तो टीचर की दृष्टि से भी सही है, और ऐसे आप देखोगे तो केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है, बाकी सब गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा के अंदर उसने क्या करा हुआ, टीचर ने एक मानचित्र, एक मैप है, उसमें खुली रेखा पर खुली रूपरेखा में नदी, पहाड़, मैदान व घाटियों को प्रदर्शित किया कि यहाँ पर एक नदी है ना, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा होगा, यहाँ पर कोई पहाड़ है, कोई घाटियाँ है ना। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे और मुख्य नगरों को जोड़ने के लिए राजमार्गों को चिन्हित करता है। NH7 कहाँ पर, इस तरीके से वो इंडिकेट करने के लिए बोलता है। विद्यार्थियों को किसी भी चीज़ की एक्सटर्नल हेल्प नहीं लेना है। तो टीचर यहाँ पर बच्चों की कौन सी स्किल्स को बाहर लाना चाहता है, डिस्कवरी लर्निंग, कंसेप्ट मैपिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, या फिर इंक्वायरी अप्रोच को।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो बच्चा खुद से यहाँ पर एक्टिविटी करेगा, तो कोई उसको इंक्वायरी तो करनी नहीं है कि पूछताछ करके वो इसका जवाब करेगा, नहीं, खुद से ही करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन निकालना है, नहीं। क्या ये कंसेप्ट मैपिंग है, कंसेप्ट मैपिंग बेसिकली या मानचित्र निरूपण होता क्या है, मानचित्र बनाना नहीं होता है, मानचित्र निरूपण या कंसेप्ट मैपिंग, इंग्लिश वर्ड इसका ज़्यादा अच्छा है, तो आप इससे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी कंसेप्ट को खुद से क्रिएट करना, है ना। जस्ट लाइक कि मेरे सामने कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक प्रॉब्लम रखी हुई है, उसके अंदर क्या क्या लॉजिक्स लगेंगे, वो कंसेप्ट मैपिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे को खुद से चीज़ों को डिस्कवर करना है, नेशनल हाईवेज निकालने, रेलवे स्टेशन निकालने, दैट इज डिस्कवरी अप्रोच, या फिर आप इसे डिस्कवरी लर्निंग कह सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। बांडुरा ने कौन सी बात यहाँ पर नहीं बोली थी, जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, विद्यार्थियों द्वारा केचुए के विच्छेदन को सीखना। बच्चे ने जो एक केचुआ होता है, अर्थवॉर्म होता है, उसको कैसे कट किया जाए, उस पर कैसे काम किया जाए, वो सीखा। क्रिकेट का उत्साह, बच्चों में क्रिकेट को लेकर उत्साह है ना। इसने बोला है कि सामाजिक अध्ययन के प्रति उसकी नापसंदगी होना, मतलब उसको सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला ये बोल रहा है स्कूल की घंटी बजने पर अपने वस्तुओं को बंद कर लेना। तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अवलोकन अधिगम में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी कि बोल सकते हो आप ऐसा कि पहला वाले ऑप्शन से ही अगर अपन स्टार्ट करें तो केचुए को विच्छेदित करना, उसने देखा होगा, उसने एज इट इज किया, दैट इज ऑब्जर्वेशन। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चलता है अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। पहले आप अटेंशन ध्यान से देखो, फिर आप अपने माइंड में उसका स्कीमा बनाओ, दैट इज रिटेंशन, ठीक है। फिर आप उसको क्या करो, रिक्रिएट यहाँ पर करो, और जब वो चीज़ें सक्सेसफुली हो जाए तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है। ये अल्बर्ट बांडुरा की 4 शर्तें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर केचुए का विच्छेदन में भी ये शर्त लग रही, क्रिकेट के प्रति उत्साह, उसने किसी क्रिकेट प्लेयर को खेलते हुए देखा है टीवी पर, तो उसके मन में भी उसके प्रति उत्साह आ गया कि मुझे भी क्रिकेट प्लेयर बनना है, दैट इज ऑल्सो दिस शर्त हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, वो भी अवलोकन में चला जाएगा। लेकिन स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। ये शास्त्रीय अनुबंधन के अंदर आता है कि जैसे ही घंटी बजी बच्चों में हैप्पीनेस आ गई, क्यों, क्योंकि छुट्टी हो गई है ना। हालांकि घंटी बजने पर कौन सी हैप्पीनेस आती है, बट ठीक है वो स्कूल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर बच्चे ने उसकी क्या कर ली, हैप्पीनेस के साथ कंडीशनिंग कर ली है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमें बता रहा है शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में। तो ये चीज़ शास्त्रीय अनुबंधन की है तो वो अवलोकन में नहीं हो सकती, तो आप ऐसे करके इसका आंसर डी कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा यहाँ पर, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया, और जब विद्यालय गया 1 महीने के बाद तो स्कूल में क्या चल रहे थे, भाग के सवाल चल रहे थे, डिवाइड वाले क्वेश्चन चल रहे थे कि 36 का जो है अपन 1 2 5 6 से करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, काइंड ऑफ चीज़ें। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ उसको लगी, हमारे स्कूल टाइम में भी हुआ है कि हम लोग किसी के शादी में चले गए या बहुत दिन से छुट्टियां रख ली, फिर स्कूल जाते तो क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आता है। तो ऐसे में राजेश क्या हो गया, निराश हो गया, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड हो गया। लंबे भाग के सवालों को देखकर ही वो चिंतित हो जाता था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक, है ना, संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक यहाँ पर कौन है, इंग्लिश में देखना, यूसीएस दे रखा है यहाँ पर। अनकंडीशनल स्टिमुलस कौन होगा, ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब वही प्राकृतिक उद्दीपक या फिर संवेगात्मक उद्दीपक यहाँ पर कौन होगा। जैसे कि अगर मैं आपके लिए 3 इक्वेशन यहाँ पर बनाऊं तो यूसीएस को देखने पर यूसीआर जनरेट होना। इन केस ऑफ डॉग हम लोग क्या करते थे कि जब भी यूसीएस यानी कि भोजन दिया जाता था तो डॉग सलाइवा लार जनरेट करता था। जब इसी के साथ हम लोग घंटी भी दिखाते थे तो अगेन लार जनरेट होती थी, मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आता था। तीसरी सिचुएशन में जब सीएस दिया गया तो सीआर जनरेट हुई, मतलब केवल घंटी बजाई गई, कंडीशनल स्टिमुलस करा तो कंडीशनल रिस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट हुआ, ठीक है, कृत्रिम रिस्पॉन्स, कृत्रिम प्रतिक्रिया यहाँ पर जनरेट हुई, दैट इज सीआर, ठीक है। अब इसने बोला है कि इस राजू के केस में यूसीएस कौन होगा। उस डॉग के केस में तो भोजन था जिसको देखकर उसकी लार जनरेट हो रही थी, तो राजू के केस में यहाँ पर यूसीएस हो जाएंगे ये सवाल या फिर ये क्वेश्चन, और यूसीआर क्या हो जाएगा, इन सवालों को देखकर लगने वाला डर, ठीक है।
तो ये वाली चीज़ हो गई, यूसीएस सवाल हो गए और रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, डर आ रहा है, जो कि नेचुरल है ना, वो इन चीज़ों को देखकर डर रहा है। अब हमें यहाँ पर सीएस लगाना पड़ेगा। सीएस में कोई भी चीज़ जो उस बच्चे को हेल्प कर सकती है, जस्ट लाइक कि एक उसका फ्रेंड जो उसको मदद कर रहा है सीखने में, तो मैं इसको यहाँ पर स्केफोल्डिंग बोल दूं, है ना, सीडीपी हमने पढ़ा हुआ ही है। स्केफोल्डिंग मतलब किसी ने उसकी टेम्परेरी हेल्प करी कि अरे ये बहुत इजी है, ठीक है, तो स्केफोल्डिंग या उसका फ्रेंड जो हो गया वो उसके लिए क्या हो गया, कंडीशनल स्टिमुलस हो गया, ठीक है। फिर भी उसको डर लग रहा है, नहीं बन रहा है, बट धीरे धीरे उसने क्या करा, खुद से करने का ट्राई करा, तो वो इजीली कर पाया। तो इस तरीके से अभी अपन से सिर्फ पूछा गया था कि व्हाट इज यूसीएस, तो यहाँ पर उसका जो डर है, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, देखो यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, उसका जो डर था, निराशाजनक जो अनुभव थे, वो चीज़ उसके लिए क्या थी, यूसीएस थी, ठीक है। तो क्लियर हो गया आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑप्शंस देखो, असफलता को लेकर चिंता, क्या वो असफल हो जाएगा, ऐसी कोई चीज़ थी, असफलता भग्नाशा कह सकते हो, लंबे भाग के सवाल या लंबे भाग के सवालों को लेकर उसकी चिंता। तो बेसिकली यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक जो संवेगात्मक उत्तेजक है या फिर यूसीएस जो बना है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसकी फेल्यूर, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेल्यूर या फिर फ्रस्ट्रेशन। ओके, तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। इसके आगे के 20 क्वेश्चन, मतलब वही एक पेपर में 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो 2012 का जो फर्स्ट पेपर था लेवल 1 वाला, वो भी इतना ही टफ था। फिर आप लेवल 2 देखें तो उसमें भी इसी तरीके के सारे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे गए हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप एग्ज़ाम को यहाँ पर दे पाएंगे। ओके, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।